am an expert at code forces. आई एम फ्रॉम अ टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज एंड हम्म। अभी तक मैंने कुछ ज्यादा नहीं करा है या स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच या फिर मैंने थोड़ा सीपी करा है डीएसए करा है बट देन फाइंडिंग जॉब इज बिकमिंग। डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, सब लोग एम्फोसाइज कर रहे थे कि ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो हार्डेस्ट पार्ट है वही मैं करता हूँ। आई थिंक यू ऑलमोस्ट गिव अ रेजिग्नेशन विदाउट हैविंग अ बैकअप ऑप्शन इन हैंड, राइट? क्योंकि मैंने जल्दी उनका 3 साढ़े 3 या 4 घंटे का उनका पेपर रहता है, मैंने वो सिर्फ 30-40 मिनट्स में मैंने करके वहां से निकल गया था। तो वो लोग इस बात से काफी इम्प्रेस थे। जितने मेरे को ऑप्शन दिख रहे थे मैंने बस हर जगह अप्लाई किया है। मैंने देखा कि उनको क्या चाहिए था जॉब डिस्क्रिप्शन में, मैंने अपना रिज्यूमे थोड़ा सा चेंज किया, उसके हिसाब से जो उनको चाहिए था मैंने डाला। मैं दिन के 2-3-4 घंटे में कोडिंग को देता था। अगर 2024 वाले हैं तो वो स्टार्टअप वगैरह, या क्योंकि अपॉर्चुनिटीज काफी हैं, ओपनिंग्स काफी आती रहती है, तो वो अपने लिंक्डइन वगैरह पे ऐसे लोगों को ढूंढने जो ये सब डालते हैं कि आज यहाँ पे ओपनिंग आई है, यहाँ पे ओपनिंग आई है। और कभी भी ये टारगेट मत करें कि हम एक ही बार में एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चले जाएंगे, भले ही डीएसए कितना ही ज्यादा स्ट्रांग हो। अब मैं गेट का प्रेप करूं कि जॉब का प्रेप करूं कि जॉब करूं, तो इस केस में लाइक क्या सजेस्ट करोगे समझे? तो वही है कि या तो अब जिंदगी जी लो, या फिर मेहनत करके जिंदगी सुधार लो। मेरे ख्याल से काफी लोग जो अभी इस डायलेमा में होंगे कि गेट, ये जॉब, जॉब स्विच, इसमें कैसे क्या करें। आई थिंक दिस आल्सो एड्स अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव। सो सनमदीप, आई थिंक मैं तो तुमको बहुत टाइम से ही जानता हूँ एंड आई थिंक एजेड में भी हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, बट फॉर द पीपल हु आर सीइंग यू मे बी वी कैन स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, है ना? कि लाइक क्विक इंट्रोडक्शन जैसे इंटरव्यूज वगैरह में होता है, फॉर्मल ओके, इंट्रोडक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सनमदीप सिंह भाटिया। आई एम फ्रॉम भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं बस अभी 2024 पास आउट हूँ। मैंने अपनी बीटेक सीएसई में कंप्लीट की, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। उसके बाद आई एम एन एक्सपर्ट एट कोड फोर्सेस। लीड कोड पे भी अच्छे रैंक आए हैं मेरे, ये ग्लोबल रैंक 51। और फिर उसके अलावा टीसीएस कोड बीटा में ग्लोबल रैंक 31 था मेरा। और उसके अलावा फिर अभी करेंटली मैं सैमसंग में एज एन इंजीनियर ज्वाइन किया, मैंने अभी 3 महीने हुए। चलो, नाइस, रियली नाइस। तो मेजरली विल ट्राई टू फोकस ऑन द लाइक सुपर इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे जैसे आई थिंक फॉर यू कमिंग फ्रॉम टी, जैसे बहुत लोगों का रिलेवेंट स्टोरी रहेगा कि आई एम फ्रॉम अ टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज एंड हम्म। अभी तक मैंने कुछ ज्यादा नहीं करा है या स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच या फिर मैंने थोड़ा सीपी करा है डीएसए करा है बट देन फाइंडिंग जॉब इज बिकमिंग हार्ड। सो आई थिंक योर जर्नी इज वेरी रेलेवेंट कि हाउ डिड यू फाइनली रीच टू सैमसंग, बिकॉज लाइक इट्स अ काइंड ऑफ ड्रीम जॉब ओनली, क्योंकि जैसा मार्केट है उस पर जॉब मिलना तो बहुत ही हार्ड हो। हाँ So हाँ। we'll try to understand that whole journey. So maybe we can start from college only, Sandeep, right? कि कैसे हम्म करके start करा, कैसे कैसे like CPDSA वाला CP वाला part कैसे करा, हम्म। colleges में क्या prep करा, कहाँ पर competition वगैरह दिया, and then maybe we can move to the job part. So maybe we can start from college itself. ओके ओके। सो जैसे कॉलेज मेरा टीयर 3 था। क्यों? क्योंकि मैंने जेई पे अच्छा ध्यान नहीं दिया। और रही बात जेई की, मैं 1 साल ड्रॉप ईयर भी मैंने लिया था, तो मैं 1 साल ड्रॉप ईयर वाला भी हूँ। तब भी लाइक आई गेट इनटू अ टीयर 3 कॉलेज, तो वो एक बात थी। उसके बाद जब मेरा जेई का रिजल्ट आया था ना, ऐसा नहीं था कि जब मैं कॉलेज पे चला गया उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसे सीपी करके कोई चीज होती है। जब जेई देने के बाद बिट्स का पेपर होता है, मैं बिट्स का पेपर देने गया वहां पे, तो एकदम जब हम पेपर देते उसी समय हमारे नंबर पता चल जाते हैं, हमको पता चल जाता है हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने मेंस दिया, मैंने बिट्स दिया, दोनों में मेरे को पता चल गया मेरा नहीं हो रहा है। मैं बिट्स देकर आया और सबसे पहले मैंने यूट्यूब खोला और उस पर मैंने लिखा कि अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर हमें बनना है तो हमें क्या करना है। तो सबसे ऊपर जो चीज आ रही थी वो यही आ रही थी कि डेटा स्ट्रक्चर करना है। उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें थी, वेब डेवलपमेंट करना है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। लेकिन मेरे को जितना चीज, जब मैंने शुरुआत, मैंने उसी दिन ही चालू कर दिया था। जब मैं बिट्स का पेपर दे के आया मैं उसी दिन ही लग गया कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ तो करना है। अब कॉलेज देखा जाएगा, तो किसी भी कॉलेज जाने से, क्योंकि देखो, या तो अब टॉप आईआईटीज चले जाओ, एनआईटीज चले जाओ, अगर आप, या तो एक अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे बिट्स वगैरह में चले जाओ। इसके अलावा आप कहीं भी जाओगे, मेरे को ऐसा लगता है कि सब बराबर है। चाहे आप कहीं भी जाओ, आप एक ही, कहीं भी चले जाओ। तो फिर मुझे पता था कि मैंने फिर कॉलेज का ज्यादा सोचा ही नहीं कि भाई जहां मिलेगा वहां चले जाएंगे, कॉलेज देखी जाएगी। पहले ये देखते कि कॉलेज जाने के बाद क्या करना है। तो मुझे पता था सीएसई लेना है। उसके बाद
मैंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च वगैरह किया, मुझे पता चला डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है। और एक चीज़ बहुत कॉमन मुझे लगी कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे, सब वीडियोज़ में एक ही चीज़ थी कि जो डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, सब लोग एम्फसाइज़ कर रहे थे कि ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो हार्डेस्ट पार्ट है वही मैं करता हूँ। बाकी जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है, जो लोग कहते हैं कि ये तो अलग-अलग टेक स्टैक है, वो सीखना है, वो उसके कोर्सेज़ थे कि 45 दिन में, 40 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, वो लोग ऐसे करवा रहे थे कि वो लोग कई कई की वीडियो ऐसे भी थे कि 10 घंटे में हम आपको प्रोजेक्ट बना के दिखा रहे हैं। लेकिन कहीं मैंने ये नहीं देखा कि आपको 10 घंटे में आपको डेटा स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं या आपको 30 दिन में आपको डेटा स्ट्रक्चर करा के दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो लंबे-लंबे कोर्सेज़ थे कि टाइम लग रहा है 3 महीने, 4 महीने, तो मुझे लगा कि ये एक हार्ड चीज़ है। तो फिर धीरे-धीरे मेरे को पता लगा कि कोड फोर्सेस क्या होता है। फिर कॉलेज से पहले ही मैंने कोड फोर्सेस चालू कर दिया था, मेरा अकाउंट बन गया था कोड फोर्सेस में। मैंने 1-2 कॉन्टेस्ट दिए अच्छे नहीं आए, तो फिर मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं? तो फिर मैंने देखा, धीरे-धीरे मैंने एडिटोरियल वगैरह देखे, फिर मुझे और भी लोगों का पता चला जो उस समय एडिटोरियल वगैरह बनाते थे कोड फोर्सेस के बाद। आपके बारे में मुझे तब पता लगा, क्योंकि आपके बारे में मुझे पता चला जब आईसीपीसी का आप एडिटोरियल निकालते थे ना, आप पूरे एक आईसीपीसी के जो रीजनल के लिए आप पूरा एक एडिटोरियल बनाते थे, आपके बारे में तब पता चला। आपके क्वेश्चन में इसलिए आपके को मैं देर से रीच किया, क्योंकि आप जो टॉपिक कवर करते हो वो सिर्फ़ हार्ड करते हो। और जब मैं इनिशियली कर रहा था, मुझे ईज़ी-ईज़ी चीज़ें समझनी थी कि भाई एकदम इंट्रो वाले टॉपिक, और तब आप जो कवर करते थे, आप बहुत ही हाई लेवल पे करते थे। तो इसलिए मैं आपको रीच ही बहुत टाइम बाद किया, जब मैं मैं काफ़ी टाइम तक 1 साल तक मैं प्यूपिल और अपर प्यूपिल और स्पेशलिस्ट में मैं कर रहा था। मैं उसी में यूट्यूब वीडियो से देखकर जो मैंने पढ़ा और इधर-उधर एडिटोरियल देख-देख कर एक एक बार आदत पड़ गई, फिर मुझे ये था कि भाई रेटिंग तो अच्छी करनी है। अब मैं इसको एज़ अ चैलेंज ले लिया था कि भाई अब जेईई निकला नहीं है, अब कुछ करना है तो यही करना है, और मेरे मन में ये भी था कि मैं 1 साल मैं ड्रॉप ले लिया था, तो मेरे मन में था कि मुझे एमटेक नहीं करना है। तो मुझे जॉब ही करनी है, तो फिर मुझे लगा हार्ड चीज़ ही करनी है, तो फिर मैं करते रहा, और फिर धीरे से जब मैं 3rd ईयर में पहुँचा तो मुझे मैं आपके वीडियोज़ में 2nd ईयर तक पहुँच गया था, कि आपके वीडियो तक तो मैं पहुँच गया था 2nd ईयर में। लेकिन आपने कभी बताया नहीं कि ईज़ी करके भी एक चीज़ है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। मुझे आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपके यूट्यूब में मिलती थी क्लासेस की, लेकिन पता ही नहीं था कि ऐसा कोई चीज़ है। तो फिर 3rd ईयर में मैं पहुँचा, फिर मैंने ईज़ी से पढ़ा, और उसके बाद फिर ईज़ी से पढ़ते-पढ़ते भी, यानी कि ऐसा चलते रहा कि ईज़ी का कोर्स खत्म हुआ, उसके बाद जस्ट मुझे एक पहला ऑफ़र आया जॉब से, मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद फिर उसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उस और फिर उसको छोड़ने के बाद फिर सैमसंग का आया, फिर हम यहाँ से, लेकिन बीच में फिर हमने एमटेक की भी तैयारी की, तो एमटेक के लिए भी हमने ट्राई किया, और ट्रिपल आईटी दिल्ली पे हो भी गया था, लेकिन फिर हमें ऑफ़र यहाँ से आ गया, तो फिर हम बैठ यानी कि बहुत घूम फिर के हम फाइनली आ गए। नहीं, मेरे को मतलब हमने तो बीच-बीच में जब एमटेक वाला फेज़ था और वो फर्स्ट वाला हुँ, जॉब में जब करे तभी तो हमने तो मीट किया ही है। तो चलो लेट्स गो थ्रू लाइक द जॉब हंट वाला पार्ट। आई थिंक जब तुम्हारे पास एक ऑफर था एंड आई हुँ, थिंक हमने वो डिस्कस भी किया था कि उसमें जो टेक स्टैक पे काम कर रहे हो इट्स नॉट लाइक दैट रिलेवेंट एंड मे हुँ, बी हुँ, इवेंचुअली लाइक ऑब्सोलीट हो जाए जो भी वर्क एक्सपीरियंस है। तो हुँ, यू डिसाइडेड टू टेक अ स्विच काइंड ऑफ हुँ, थिंग हुँ, राइट कि अब हुँ, मैं स्विच मारूंगा, यहाँ तो नहीं रहना है मुझे। हुँ। तो तब तुमने कैसे डिसाइड करा कि क्या करना है? लाइक आई थिंक यू ऑलमोस्ट गिव अ रेजिग्नेशन विदाउट हैविंग अ बैकअप ऑप्शन इन हैंड, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। तो देखो, हाँ, तो इसके लिए क्या था कि जैसे मैं अप्लाई तो जब मैं उस जॉब में भी था, मैं वहाँ पे रोज़ अप्लाई करता रहता था। जो भी ओपनिंग आती थी, काफ़ी सारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं जिसको मैंने जॉइन किया हुआ है, वहाँ पे वो लोग ओपनिंग डालते रहते हैं। तो मैं पर डे के हिसाब से एटलीस्ट 10-15 जगह अप्लाई तो मैं करता ही रहता था, कि भाई देखी जाए, अप्लाई तो हम कर रहे हैं। आजकल पता है दिक्कत यही है कि मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं कि हम 10 जगह अप्लाई करते हैं, तो एक जगह से कहीं रिवर्ट बैक आता है। तो वो लोग इस बात को काफ़ी नेगेटिव वे में ले रहे हैं, ऑफ कैंपस वाले, कि कहीं से रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि 10 जगह आप अप्लाई कर रहे हो, 1 से रिवर्ट आ रहा है, तो आप एक काम करो, आप उसी जगह 1 दिन में आप 20 जगह अप्लाई करो, 2 जगह से आएगा। 30 जगह करोगे तो 3 जगह से आएगा। तो आप करो ना, आप ज़्यादा करो, आपको ज़्यादा आएँगे। तो मैं बहुत जगह अप्लाई करता था, और उस समय पे ऐसा था कि ऑफ कैंपस के लिए ऑप्शन नहीं थे ज़्यादा। ख़ैर अभी भी मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा मार्केट है कि ऑफ कैंपस में आ जाएगा।
तो मुझे जितने भी लोगों ने बताया सबने यही बताया कि ऑफ कैंपस मुश्किल है। अगर आपके पास 6 मंथ या 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, भले ही आप कैसी भी जगह से आप एक्सपीरियंस ले लें, आप अगर एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद आपके लिए ईज़ी होगा। लेकिन मेरे लिए ये था कि भई मुझे जिस वर्क कंडीशन पे मैं था मैंने कहा कि मुझे वहाँ तो नहीं ही बिता सकता मैं 1 साल अपना। तो फिर इसके बाद मैंने एक चीज़ सोची कि अगर सब ऑन कैंपस इतना कर रहे हैं तो मैं मेरे पास 1 महीना था ट्रिपल आईटी दिल्ली का, क्योंकि गेट तो पार हो चुका था, गेट मैंने दिया नहीं था। मैंने ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए मुझे ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बिट्स, ये 3 जगह एमटेक की डेट्स थी। मैंने उसके लिए तैयारी की। वो तैयारी करते-करते ही मैं हर जगह अप्लाई भी कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने अप्लाई करना बंद किया था। मैंने बैक ऑफ द माइंड मेरा था कि भई जो होए देखा जाए, मैं ट्राई सब कर रहा था। क्योंकि जब मैंने जेईई का ड्रॉप लिया था ना, मेरे पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं था। मैंने पूरा अपना 100% दिया था जेईई मेंस को कि भाई मैं मेंस निकालूँगा, उसके बाद एडवांस निकालूँगा, मैं आईआईटी जाऊँगा। मैंने उसके अलावा एक भी जगह का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर नहीं भरा था, कोई भी कॉलेज का। सिर्फ़ मैंने आईआईटी का पेपर भरा था और एक बिट्स का फॉर्म भरा था। बस इसके अलावा मैंने कहीं नहीं भरा था। तो जब वहाँ पे नहीं हुआ तो मेरे पास कुछ बचा नहीं था। मैंने बस ले दे के मेरे घर के बगल में जो कॉलेज है मैं वहाँ ही गया हूँ। तो मुझे ये था कि उतने बुरे हाल में मेरे को नहीं जाना जैसे मैं 4 साल पहले था। तो मैं हर जगह ट्राई कर रहा था, जो चीज़ मेरे से हो पा रही थी, मेरे से पढ़ना हो पा रहा था, मैं पढ़ रहा था साथ में, मेरे को अप्लाई करना था, मैं साथ में अप्लाई कर रहा था, मैं साथ में कोडिंग भी कर रहा था कि अगर इन केस अगर किस्मत अच्छी हुई कहीं से रिवर्ट बैक आ गया तो ऐसा ना हो कि जो अपॉर्च्युनिटी आ रही है उसको मैं लूज़ कर दूँ, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं है। तो मैं सब चीज़ साथ में लेके चल रहा था। किस्मत अच्छी हुई कि ये जो सैमसंग का आया ये बहुत ही रैंडम था। ये आप ही का जो स्लैक ग्रुप है, वहाँ पे एक जन ने डाला कि सैमसंग में ओपनिंग है। मैंने बस रैंडमली कि भाई ओपनिंग है, जैसे मैं हर जगह अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने उस पे भी अप्लाई कर दिया कि भाई हर जगह आ रही है, अप्लाई कर दिया। मुझे थर्सडे रात को 8 बजे वहाँ से मेल आया कि आपको फ्राइडे मॉर्निंग में आपका पेपर होगा। आपको मैं पुणे में था, उन्होंने कहा कि बैंगलोर आके आपको पेपर देना है। तो उन्होंने जवाब दिया। अब उस समय ऐसा भी था कि मैंने सोचा कि भाई अब ये लोग ऐसे बुला रहे पेपर के लिए, ऐसे रैंडमली अचानक कौन बुलाता है 1 दिन पहले, इनको कम से कम थोड़ा बताना चाहिए। अब मैंने घर वालों में बात की, उन्होंने बोला चले जाओ, क्योंकि उस समय मैंने रेज़िग्नेशन तो दे दिया था, मैं बस पढ़ रहा था गेट के लिए। फिर मैं चला गया, वहाँ पे उन्होंने ऑन कैंपस अपना पेपर लिया, क्वेश्चन बन गया, वहाँ से क्लियर हुआ। उसके बाद वहाँ पे भी बात चल रही थी, धीरे-धीरे फिर मेरा गेट वाला जो था, जो ट्रिपल आईटी दिल्ली, वो भी क्लियर हो गया। तो मैं उस समय पे बहुत ही अच्छा फ़ील कर रहा था कि भाई अब कुछ भी हो जाए। अब और उस समय एक बात और अच्छी हुई थी कि मैंने उबर का भी ओए निकाल लिया था। मेरा उबर के भी मैंने तीनों सवाल अपने बना के बैठा हुआ था मैं। अब मैं एकदम ही अच्छी कंडीशन में था कि भाई अब कुछ भी हो जाए, तीनों में से जो मिलेगा मैं लेके चला जाऊँगा। तो सैमसंग का प्रोसेस जो था वो थोड़ा लेट था, उन्होंने काफ़ी टाइम बाद उन्होंने मुझे रीच आउट किया कि क्योंकि इश्यू यही आ रहा था कि मैं एक फ्रेशर था। उन्होंने जो पेपर लिया था वो कह रहे थे कि वो अ, कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस लेवल वो 1 साल वो माँग रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने ऑन कैंपस जो पेपर निकाला है वो अच्छा पेपर निकाला है। तो क्योंकि मैंने जल्दी उनका 3 साढ़े 3 या 4 घंटे का उनका पेपर रहता है, मैंने वो सिर्फ़ 30-40 मिनट्स में मैंने करके वहाँ से निकल गया था। तो वो लोग इस बात से काफ़ी इम्प्रेस्ड थे। तो उन्होंने बोला कि हम आपको आगे के लिए एक बार कंसिडर करेंगे। तो उन्होंने फिर इंटरव्यू वगैरह लिया। इंटरव्यू भी उनके अच्छे गए, तो इंटरव्यू भी साथ-साथ में जाते, साथ-साथ में यहाँ के भी रिज़ल्ट वगैरह आ रहे थे। तो ऐसा हुआ कि मैं 8 तारीख को मैंने यहाँ जॉइन किया था सैमसंग में, 8 जुलाई, और 9 जुलाई को मेरा ट्रिपल आईटी दिल्ली पे मेरा फर्स्ट डे था। तो मैंने सैमसंग वालों को बोला था कि भाई जल्दी बुला लो, नहीं तो अगर आप लोग लेट करोगे तो फिर मेरे पास, अगर आप लोग लेट करोगे, आपका भरोसा नहीं है, आप बुलाओ ना बुलाओ तो कहाँ से जाऊँगा मैं। तो फिर उनसे मैंने बात-वात की, तो फिर उन्होंने कहा कि आप 8 को ही जॉइन कर लो, तो फिर मैं वहाँ पे जल्दी जॉइन कर लिया और फिर अब मैं यहाँ पर हूँ। तो इसके लिए और कुछ मैंने एज़ सच कुछ अलग नहीं किया, मैं बस जितने मेरे को ऑप्शन दिख रहे थे, मैंने बस हर जगह अप्लाई किया है। मैंने देखा कि उनको क्या चाहिए था जॉब डिस्क्रिप्शन में, मैंने अपना रिज़्यूमे थोड़ा-सा चेंज किया, उसके हिसाब से जो उनको चाहिए था मैंने डाला। क्योंकि पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी और लोग ये भी कहते हैं कि भई हमारे जो प्रोजेक्ट है उससे मैच नहीं करते तो क्या करेंगे? लेकिन पहले तो वो है ना कि आप पहले शॉर्टलिस्ट तो करवाओ। पहले शॉर्टलिस्ट करवाओ, उसके बाद लोग प्रोजेक्ट के लिए सोचते हैं कि प्रोजेक्ट पहले आप डीएसए पे फ़ोकस करो, पहले ओए तो निकालो। ओए निकालोगे उसके बाद आप इंटरव्यू में जाके आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करोगे। वो बहुत लंबा फ़ेज़ रहता है, हम सीख सकते हैं प्रोजेक्ट के बारे में क्या हमने लिखा है। तो
वही करते-करते मैंने बस वही है कि मैंने बहुत जगह अप्लाई किया बस, कि जहाँ आ रहा था बस अप्लाई करते जाओ, कहीं एक से तो आएगा, जहाँ आएगा वहाँ पे बस ऐसा था कि अगर कहीं से रिप्लाई आ रहा है तो उसको जाने मत दो। तो बस वही मैंने किया। आई थिंक एक और चीज भी था कि तुम्हारा प्रिपरेशन मतलब काफी लाइक उस टाइम तक ऑन पॉइंट था कि अगर हाँ, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो आई विल बी एबल टू क्रैक। मोस्ट लोग हाँ, ऐसे हाँ। बोलते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और एक मिल रहा है तो उसमें फिर शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हैं। तो हाँ, वही। मेरे ख्याल से इस टाइम पे तो ये चीज ट्रू है ना कि अगर आपको एक भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो इतना लेवल रखना पड़ेगा कि वो गारंटीड क्रैक हो। हाँ, हाँ, आप छोड़ नहीं सकते। जैसे मैंने कहा कि नहीं, जब मैंने रिज़ाइन दे दिया था, ऐसा नहीं था कि मैं पूरा फुल टाइम गेट के लिए ही पढ़ रहा था कि मैं सिर्फ़ कॉपी लेकर बैठा हूँ। मैं दिन के 2, 3, 4 घंटे मैं कोडिंग को देता था कि भाई मेरा जो दिमाग है वो बंद ना हो जाए, कहीं ओए आए तो बंद ना हो जाए, वो चलना चाहिए। तो और प्लस और इतना अच्छे टाइम पे आया कि उसी समय जैसे मैंने सितंबर टू जनवरी वाला मेरा बैच था, B6 वाला बैच था मेरा, तो एकदम बहुत ही फ्रेश था मेरे लिए, जो भी था, जो भी हार्ड टॉपिक्स थे वो मेरे दिमाग में बैठे हुए थे। और ये सब एकदम चलते रहा, 2, 3, 4 महीने के अराउंड सब हो गया, तो बहुत ही सही टाइम पे हुआ सब कुछ। आई थिंक वो काफी हेल्प कर गया कि एकदम राइट टाइम पे चीजें कंप्लीट हुई, एंड देन लाइक टाइम वाइज तुम्हारा टेस्ट भी उसी टाइम पे हो गया। हाँ, उबर का टेस्ट भी अच्छा आया था वो। आ, एक तो वो देखा एक तो टेक्निक देखा ही हुआ क्वेश्चन आ गया था डायरेक्टली हाँ, लाइक हाँ, 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 एक तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था जो हमारे में मॉक पे था। था। हाँ, हाँ, हम्म, वो मॉक में था, वो तो मैंने पढ़ा। और क्योंकि मैंने ना एक चीज ये भी देखी है, जैसे जब उबर का पहले हो गया था ओए सैमसंग से, हम्म। तो फिर जब इनफैक्ट जब सैमसंग का भी वहां से कॉल आया ना, तो मैंने सारे मॉक टेस्ट सैमसंग के करके गया था मैं, कि भाई अगर कुछ ऐसी किस्मत हो गई। हालांकि सैमसंग का नहीं अलग नहीं, आया था, लेकिन मैं करके गया था कि भाई क्या पता अगर किस्मत हो हाँ, जाए तो। एक ही क्वेश्चन मैच कर दिया वही बहुत बड़ी बात होती है ना एक हाँ, केस में तो। हाँ। वही तो ठीक है। अच्छा ठीक है संदीप, अभी तो लाइक आई थिंक यू हैव बीन हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन एजेड है ना, काफी लोगों से बात भी करी है। तो हम्म, लाइक इफ यू हैव टू थिंक अबाउट कि अभी अगर कोई लाइक कॉलेज से ग्रेजुएट कर गया, लेट्स अंडरस्टैंड द सिनेरियो, ठीक है कि एक स्टूडेंट है वो कॉलेज से ग्रेजुएट कर जा रहा है, बहुत लोग ही कर रहे हैं इस साल, हम्म, जिनका अभी तक जॉब नहीं लगा है ना। तो तीन चीजें जो उनकी उनको करना चाहिए अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम, लाइक लेट्स सपोज उनका डीएसए प्रेप है बट ठीक ठीक है, लाइक और रेज्यूमे में भी कुछ खास मतलब ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बना रखा है, अभी उन्हें अपना ऑफ कैंपस सॉर्ट करना है, एंड उनके भी दिमाग में सेम सिनेरियो रहता है कि यार गेट का भी सोच सकते हैं क्योंकि गेट भी हम्म, एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि अभी तक मे बी कॉलेज उतना अच्छा नहीं था। तो हम्म। व्हाट वुड यू सजेस्ट देम कि उनको क्या करना चाहिए? अ, देखो 2024 वाले हैं अगर, तो और अगर वो टीयर 3 कॉलेज से, कैसे कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अच्छे कॉलेज हो, टीयर 2 के हों, कभी उनकी प्रिपरेशन ना हुई हो इस कारण से उनको नहीं मिल रहा, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली टीयर 3 वाले हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप काफी ज्यादा CPDSA को मत छोड़ो। ऐसा मत करो कि आ, हम उसको छोड़ के हम पूरे फुल टाइम गेट की प्रिपरेशन कर लें। फुल टाइम गेट की प्रिपरेशन तब करते हैं जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, जब हमने मान लो शुरू के 4 साल हमने कोडिंग नहीं की है, फिर वो लोग गेट की तरफ जाते हैं कि, या ऐसे लोग जो एक्सपीरियंस होते हैं जिनको स्विच करना रहता है, जिनको कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करना रहता है। तो मैं तो बोलूंगा कि अगर 2024 वाले हैं तो वो स्टार्टअप वगैरह, या क्योंकि अपॉर्चुनिटीज काफी हैं, ओपनिंग्स काफी आती रहती हैं, तो वो अपने लिंक्डइन वगैरह पे ऐसे लोगों को ढूंढने जो ये सब डालते हैं कि आज यहाँ पे ओपनिंग आई है, यहाँ पे ओपनिंग आई है। और कभी भी ये टारगेट मत करें कि हम एक ही बार में एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चले जाएंगे, भले ही डीएसए कितना ही ज्यादा स्ट्रांग हो। क्योंकि एक लक वाला फैक्टर प्लस एक कॉलेज भी मैटर करता है। अगर कॉलेज आप डाल दोगे, तो कई बार ऐसा होता है कि आप कितने ही अच्छे प्रो कोडर हो, वो वहीं से, क्योंकि कोई बंदा नहीं देख रहा आपका रेज्यूमे, वो एक मशीन ही देख रही है, तो वो वहां से अगर हटा देगी तो वो हटा देगी, उसको नहीं फर्क पड़ रहा है। तो ऐसा बाउंड्री मत लगाओ कि हम सिर्फ इसी कंपनी में जाएंगे या फिर जाएंगे। अभी के लिए जहां मिल रहा है, जहां से आपको रिवर्ट बैक आ रहा है, आप वहां पे बात कर लो। और अगर डीएसए अच्छा है तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कहीं भी इशू होगा। जैसे जो मास हायरिंग वाली कंपनी है, इनफैक्ट वहां पे भी चले जाओ। मेरे पास ऑप्शन था, मेरे पास टीसीएस का भी ऑप्शन था। एक टीसीएस भी मैंने निकाल के रखा हुआ था कि अगर एकदम ही और कुछ भी, अगर कुछ, मैंने बहुत सारे बैकअप रखे हुए थे।
तो ये सब होता रहता है, इसलिए टीसीएस का कोड वीटा होता रहता है, अभी ही होने वाला है मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ वगैरह है, टीसीएस का कोड वीटा होता है। और भी सारे जो कंपनीज है वो सारे अपने ओएस वगैरह जैसे कोड शेफ, कोड फोर्सेस, हैकर रैंक पे ये सब अपने ओएस लेते रहते हैं, तो ये सब जगह काफी ज्यादा एक्टिव हो जाओ, क्योंकि अभी ना कॉलेज है ना कुछ है। तो अगर आपको अगर आप अपने डीएसए पे आपने अच्छा काम किया हुआ है, तो आप ट्राई करो, और अभी 3-4 महीने 5 महीने आप और ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और आएगा, क्योंकि स्टार्टअप वगैरह जो होंगे ना, जो जिनका पैकेज उतना हाई नहीं रहता, लेकिन उनको चाहिए रहते हैं अच्छे बंदे। तो अगर आपका डीएसए स्ट्रांग है तो आप चले जाओ, आपको बस एक बार अंदर जाना है। आप एक बार अंदर चले गए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले गए, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे वहां से ग्रो करोगे। आप 6 महीने वहां से एक्सपीरियंस लो, फिर आप आगे पीछे देखते रहो, क्योंकि एक बार जब आपका 6 महीने 1 साल हो जाते हैं, फिर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। फिर आप इजीली, फिर आपका कॉलेज का जो बैच है वो आपका मैटर नहीं करेगा। आप इजीली आप फिर आपकी जो स्किल्स है वही मैटर करेंगे, फिर आपको कोई कॉलेज दिख के नहीं हटाएगा। तो फिर वहां से आप अपने कनेक्शन बनाओ, लिंक्डइन वगैरह में देखो कि कैसे कर रहे हैं। तो अब वही, अगर आपका डीएसए स्ट्रांग है तो आप ट्राई करो, आप जहाँ पे जितनी ज्यादा ओपनिंग आ रही है वहां पे अप्लाई करते रहो। लेकिन अगर आपका डीएसए, आपको आपको अपने पे उतना विश्वास नहीं है कि नहीं, डीएसए भी अभी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये नहीं है, तो फिर आप एक गेट का ऑप्शन देख सकते हो, क्योंकि कोई बुरी बात नहीं है कि अगर अच्छा रैंक आ रहा है, गेट पे जा रहे हो, तो वो एक इजी वे है। मेरे को भी पहले लग रहा था कि मैं क्या ही करूं, मैं 2 साल अपने अगर मैं चला जाता, लेकिन मेरे को उस समय भी कोई बुरी बात नहीं लगी थी। मेरे को अगर नहीं मिलती, अगर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली रहती, मैं रहता अभी, मैं अपना कर रहा था। वो इजी वे है एक, कि एक श्योर तरीका हो जाएगा, आप गेट करके आपको किसी अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, तो वो आपकी तैयारी के ऊपर है कि आप किस लेवल पे हो। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो अप्लाई करते रहो। तैयारी तो उधर भी करनी पड़ेगी वैसे, गेट में भी ऐसा नहीं है कि बिना तैयारी के तो हो जाएगी। देखो, पता है गेट का ऐसा है कि जैसे अगर आपका डीएसए अच्छा है ना, तो गेट में काफी सारे, जैसे मेरा मैथ्स भी काफी स्ट्रांग था, जेई के टाइम पे मेरा मैथ्स स्ट्रांग था, पता नहीं जेई के टाइम पे मुझे जो दिक्कत है, मेरी केमिस्ट्री मुझे निपटा दी। तो मैथ्स और फिजिक्स मेरे हमेशा से स्ट्रांग थे। तो गेट में 13 सब्जेक्ट होते हैं सीएसई वालों के लिए। 13 में से जो मैंने भी उस समय यही मैथ्स लगाया था कि डीएसए आएगा। डीएसए होता है एक डिजाइन एनालिसिस एल्गोरिदम होता है, एक सी प्रोग्रामिंग होती है, एप्टीट्यूड होता है, इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है। तो 13 में से 6 सब्जेक्ट तो हमें आते हैं, अगर हमें बस वो रिवाइज करना है। अगर आपको डीएसए आता है तो आपको एल्गोरिथम्स वगैरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो भी आपको आता होगा, वो बस आपको एक बार देखना है। आपको सी प्रोग्रामिंग भी आती होगी, क्योंकि आप सी में ही करते हो। एप्टीट्यूड आपका अच्छा ही होगा अगर आप अच्छी कोडिंग कर रहे हो। मैथ्स मैथ्स के फॉर्मूले वो एकदम बेसिक। तो अगर आपको एक डिसेंट रैंक चाहिए, डिसेंट, तो आप 5-6 महीने में आप एक डिसेंट रैंक ला सकते हो गेट में। वो कोई ऐसा नहीं कि आपको टॉप आईआईटी में जाना है, लेकिन अभी आप जैसे अगर आप लेट चालू कर रहे हो, आपके पास सिर्फ 4-5-6 महीने बचे हैं, अगर आप स्मार्टली पढ़ोगे तो एक काफी डिसेंट रैंक लाया जा सकता है। गेट गेट मेरे को लगता है कि उतना हार्ड नहीं है जैसा हमारा जेई का रहता था, क्योंकि मैंने अभी दिया है तो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ठीक है। एंड दूसरा चीज है कि एक जो लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि टाइम मैनेज, एक तो कॉलेज के साथ, बट मेरे को लगता है इवन मोर देन दैट, से आप जॉब में हो, है ना, तुमने तो हम्म। क्विट कर दिया था, बट देन लॉट ऑफ पीपल फेस कि अब मैं गेट का प्रेप करूं कि जॉब का प्रेप करूं कि जॉब करूं। तो हम्म। इस केस में लाइक क्या सजेस्ट करोगे सर? अ, देखो, जैसे अगर मैं अपना शेड्यूल बताऊं तो मेरा ऐसा है कि सुबह मैं जिम जाने वाला बंदा हूँ। तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। मैं अपना 5:30 से 6:30 7 तक जिम जाता हूँ। उसके बाद मैं आकर अपना तैयार व्यार होके 9 से 9 to 5 जो जॉब है वो जॉब से 6 बजे तक आ जाओ। अब 6 बजे आने के बाद, अब देखो, अब यहीं पे ना वो चीज आ जाती है कि आपको आपकी चॉइसेस आ जाती है यहाँ पे, कि आपको करना क्या है। अब आप 6 बजे पहुंच गए हो, आपके पास 5 घंटे बचे हैं। अब इसमें या तो मेरे पास ऑप्शन रहता है, या तो मैं रील्स वगैरह देख के अपना मस्त कोई मूवी वगैरह लगा लूं, बोलूं कि भाई 9 से 5 करके आओ, मैं मूवी देखूंगा, मेरे को थोड़ा दिमाग ठंडा करना है। या तो मेरे पास ऑप्शन है कि भाई आई वॉन्ट टू ग्रो इन माई लाइफ, मेरे को आगे बढ़ना है। तो अगर मैं वो 5 घंटे में से अगर मैं 2.5 से 3 घंटे भी अपने यूटिलाइज कर लूँ ना, देखो 2.5-3 घंटे सबके पास होते हैं, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो कोई और प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे कोई 2.5 से 3 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। और 2.5 से 3 घंटा अगर हम रोज किसी चीज को देते तो वो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो टाइम की कमी मेरे को नहीं लगता किसी को भी होती है, वो उनकी ना चॉइसेस पे आ जाता है, कि प्रायोरिटीज पे आ जाता है कि भाई हमको नहीं, हमको
हमको हमको जैसे मुझे कई लोग कहते हैं कि मैं जॉब करके आता हूँ, उसके बाद मैं सीधा अपने पढ़ने-वढ़ने में लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे एक बात ये खल गई कि जब मैंने ये वाला कोर्स किया, प्रीमियम कोर्स मैंने किया, उसके बाद मैं ना उसको शो ऑफ नहीं कर पाया कोड फोर्सेस पे। मैं एक्सपर्ट के आगे बढ़ नहीं पाया, क्योंकि मेरी जॉब हो गई, उसके बाद फिर गेट की तैयारी, फिर ऐसे करते-करते ये पूरा 2024 में ऐसे ही गया, तो मैं सीएफ पे उतना एक्टिव रहा ही नहीं। तो मैं जो वो चीज़ जो मैंने सीखी वो मैं लगा ही नहीं पाया कोड फोर्सेस पे अभी तक। तो मैं भी जब भी आता हूँ, मेरे को टाइम मिलता है, मैं सीधा कोड फोर्सेस खोल के बैठ जाता हूँ कि नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कॉन्टेस्ट दूँ और मैं आगे बढ़ूँ। मेरे को बनना है कि मेरे को कैंडिडेट मास्टर तक जाना है मेरे को, मेरा वो प्लान है। तो ये वही, अब वो अगर आपके अंदर वो चीज़ है, जैसे कई लोग ऐसे बाहर 9 टू 5 जॉब करके आके फिर उनको घूमना रहता है, सोना रहता है, वो वैसा करते हैं। वो लोगों को मैंने भी कई बार बोला कि भाई पढ़ाई करो, ऐसे आगे करो, तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई ज़िंदगी जीनी भी तो है। तो वही है कि या तो अब ज़िंदगी जी लो या फिर मेहनत करके ज़िंदगी सुधार लो। तो टाइम की कमी नहीं रहती है, टाइम की कमी कभी नहीं रहेगी। आपके पास टाइम रहेगा, आपकी चॉइसेस मैटर करेंगी कि आपको क्या करना है। आई थिंक हमेशा ही ये चॉइसेस ही मैटर करता है, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप बाहर हो, हर हाँ, जगह यही है सेम चीज़। हाँ, कॉलेज में भी आपको सेम क्या सेम रूल चाहिए? अप्लाई। सेम। कब उसमें भी लोग कॉलेज, बोलते हैं इनफैक्ट कॉलेज, असाइनमेंट है, कॉलेज तो और आसान रहता है। हाँ, हाँ, कॉलेज में देखो, अगर हम कंपनी में जा रहे हैं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो कंपनी बोलेंगे कि भाई वी आर पेइंग यू टू डू द जॉब, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, असाइनमेंट लास्ट डे करते हैं सब, पूरा सेमेस्टर फ्री रहता है। हम कोई ऐसा नहीं है जो सेमेस्टर भर पढ़ रहा है, अगर कोई सेमेस्टर भर पढ़ रहा है तो या तो वो गेट निकाल के कहीं प्लेस हो गया होगा। वो बंदे को ऐसा कभी दिक्कत ही नहीं आएगा। सही बात है। ठीक है। एंड वन फाइनल थिंग, सनदीप, जैसे रेज्यूमे की अगर हम थोड़ी सी बात करें, क्योंकि तुमने ऑफ कैंपस बहुत अप्लाई करा है, तो क्या हम्म। वर्क करता है, क्या नहीं वर्क करता है, क्या सजेशन दोगे लोगों को रेज्यूमे के लिए? देखो, रेज्यूमे में हम एक बहुत बड़ी फैक्टर रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने का ना लक होता है। ए- एक लक चीज आ जाती है कि अगर आपका लक होगा तो वो होगा। और फिर बाकी हम जो जो कर सकते हैं वो ऐसा है कि देखो, एक जो प्रोजेक्ट है, जैसे अभी जो भी टेक स्टैक वगैरह चल रहा है, या अगर हम किसी स्टार्टअप वगैरह पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम किसी स्टार्टअप पे अप्लाई करें जिन्होंने लिख के रखा है कि हमें मन स्टैक चाहिए, हमें एंगुलर चाहिए, हमें रिएक्ट पे चाहिए, कि हमें रिएक्ट डेवलपर चाहिए, तो अपने रिज्यूमे को उस हिसाब से डालो कि भाई हमने रिएक्ट के प्रोजेक्ट बनाए, हमने मन के प्रोजेक्ट बनाए, आप वो कर सकते हो। और प्लस उसके अलावा आप एक बहुत अच्छी चीज, रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में तो नहीं, लेकिन रेफरल लेने के लिए जो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो पे रैंक अच्छा था, मैंने अपने रिज्यूमे में ना प्रोजेक्ट से सेक्शन से बड़ा मेरा अचीवमेंट का सेक्शन था, जहाँ पे मैंने अपनी कोड फोर्सेस की रेटिंग, अपने कोड फोर्सेस में मेरे कितने कितने क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, कोड शेफ की रेटिंग, लीड कोड की रेटिंग, मेरे टीसीएस का क्या रैंक, मेरे लीड कोड पे क्या रैंक आया है, ये सब मैंने बहुत बड़े चीज से अच्छे से हाईलाइटेड किया हुआ है कि भाई नजर इस पे जाए। क्योंकि मेरा टेक स्टैक मेरा डेवलपमेंट वाला पार्ट उतना अच्छा नहीं था, मैंने बेसिक प्रोजेक्ट जो बेसिक नहीं, यानी कि काफी हैवी प्रोजेक्ट जो रूबिक्स क्यूब वाला है वो मैंने डाला हुआ है, और एक एमएल वाला प्रोजेक्ट है वो मैंने डाला हुआ है। लेकिन तब भी मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया था अपनी अचीवमेंट वाले सेक्शन में, क्योंकि रेफरल लेने के लिए मैं जब भी किसी को करता था, तो सबसे पहले वो देखते हैं कि भाई बंदा मेहनती है, इसकी इतनी अचीवमेंट है, तो वर्थ इट है इसको देना। वही, वही, एटलीस्ट खुद क्रैक कर पाएगा नहीं कर पाएगा। हाँ, हाँ, वही, वो एटलीस्ट वो तो देखते हैं। तो अगर शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो वो लक पे मैटर करता है कि आप कैसे हो, और प्लस आपके कॉलेज पे भी मैटर करेगा। अगर वो वहां पे वो कर दे कि हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलेज से चाहिए या हमें सिर्फ टॉप कॉलेज से चाहिए, तो वहां पे वो कॉलेज भी मैटर करेगा। उसके अलावा बस हम यही कर सकते हैं कि जैसा जॉब डिस्क्रिप्शन है उस हिसाब से हम थोड़ा सा उसको ट्वीक करते हैं। ट्वीक करने में कोई बुराई नहीं होती है, क्योंकि सब करते हैं ऐसा। तो ट्वीक करके हम आगे प्रोजेक्ट सीख लेंगे जैसा भी हमने ट्वीक किया है, और अचीवमेंट सेक्शन अच्छे से रखेंगे, और बाकी हम ऊपर वाले का नाम लेके डाल देंगे। चलो, नाइस। आई थिंक हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली। वन लास्ट थिंग, मे बी ये सेगमेंट हम रखे ना रखे, आई डोंट नो, बट देन अभी लाइक टीचिंग वाला एक्सपीरियंस तुम्हारा काफी आ गया, राइट? स्टूडेंट्स के साथ एजेड में इंटरेक्शन, तो वो कैसा चल रहा है? लाइक इफ यू हैव टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द टीचिंग वाला एक्सपीरियंस ऑफ योर्स, कैसा चल रहा है? टीचिंग वाला एक्सपीरियंस है ना, पर्सनल ग्रोथ काफी होती है। जैसे एक टाइम पे जब मैंने क्वेश्चन बनाए थे इजी पे, तो
उस समय मैंने बनाए। उस समय तो खैर जब पुराना वाला इजी का प्लेटफॉर्म था उसमें हम एडिटोरियल देख नहीं सकते थे, एडिटोरियल देखेंगे तो उसके मार्क्स कट जाते थे। तो उस समय तो मैंने खुद से बनाए हुए रहते थे, लेकिन ऐसा होता है जैसे अभी स्टूडेंट्स कई बोलते हैं कि हम जो अपने पुराने क्वेश्चन जो हमने खुद सबमिट किए रहते हैं वो उसका कोड समझ में नहीं आता। ये काफी नॉर्मल चीज है। अगर आप बहुत दिनों बाद अपना ही कोड देखोगे नहीं समझ में आएगा। मुझे भी अपने पुराने सबमिशन नहीं समझ में आते हैं। तो अभी ऐसा हो रहा है कि टीचिंग एक्सपीरियंस में काफी जो बच्चे डाउट पूछते हैं ना, तो उससे खुद के अंदर भी एक क्वेश्चन आता है कि हाँ भाई ऐसा क्यों होगा। जैसे मैंने फोरम पे मैं एक्टिव रहता हूँ, फोरम पे जब मैं कोड देखता हूँ कि हाँ ऊपर ऊपर से कि हाँ भाई सब सही है, क्यों गलत आ रहा है। तो फिर जब उसको डिबग किया जाता है या उनका जवाब जब मिलता है ना कि भाई ये रीजन है, इस कारण से ये चीज वर्क कर रही है, तो उससे काफी पर्सनल ग्रोथ होती है कि जितना मैं खुद से कर पाया हूँ उससे ऑलमोस्ट 2 टाइम ज्यादा मुझे सिखा के आ रहा है। सिखाने में काफी पर्सनल ग्रोथ है भले ही। और बात ये भी है कि क्वेश्चंस अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि इजी इजी क्वेश्चन है जिसमें ऐसा लगे कि भाई एक ही चीज तो है, एक ही चीज, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस इतने अच्छे अच्छे कि अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि हम एक बार देख लिए, तो जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना कि हाँ हमें वो एक चीज पता होनी चाहिए, अगर वो चीज पता हो जाएगी वो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ऐसा सारे क्वेश्चंस में ही एक चीज पता होनी है, ऐसे क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें हर एक क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि अगर एक बार मैंने बना लिया तो वो में से हर बार बनता है, तो फिर मुझे फिर से देखना पड़ता है, फिर मुझे खुद से एक बार देखना पड़ता है कि हाँ भाई क्या क्या हुआ था, कैसे किया था। तो इससे काफी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि कैसे सब चीज काम कर रही है। और ये नोट्स नोट्स वगैरह बना रखा है क्या सनदीप? नोट्स नहीं बना रखे मेरे पास अपने ही पुराने वीडियोस हैं। तो अच्छा, ओके। अगर मैं कहीं फंस जाता हूँ मैं अपने आप को ही रेफर करता हूँ। ओके, गॉट इट। चलो ठीक है, ठीक है। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। कभी अभी हम वो भी एक बार डिस्कस करेंगे, बट देन आई थिंक दिस इज फेयरली इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे ख्याल से काफी लोग जो अभी इस डायलेमा में होंगे कि गेट, ये जॉब जॉब स्विच, इसमें कैसे क्या करें। आई थिंक दिस आल्सो एड्स अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव। इफ यू हैव एनी फाइनल वर्ड्स फॉर देम, एनीथिंग यू वांट टू मेंशन? देखो, मैं तो ये बोलूंगा कि अ, जैसे अगर इनफैक्ट जॉब स्विच करना है या कुछ भी करना है, जो भी कर रहे हो ना, सिर्फ कहने के लिए मत करो कि हाँ हम ये कर रहे हैं। उसके लिए एफर्ट्स डालो, टाइम निकाल के एफर्ट्स डालोगे तो वो फिर रेप्लिकेट होगा, वो चीजें आपको दिखेंगी। जैसे मैंने 4 साल कोडिंग की थी, मुझे थर्ड ईयर में भी कहीं इंटर्न नहीं लगा था, मेरा फोर्थ ईयर भी एंड होने वाला था जब मुझे कॉल आया, जब मेरी पहली जॉब के लिए। तो अगर मैं सेकंड थर्ड ईयर में ही मैं छोड़ देता कि भाई मेरे से हो नहीं रहा है, मैंने सीपी करना, अगर मैं सीपी उस समय बंद कर देता तो फिर वो नहीं होता। आपको ऐसे, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम अगर लॉस हो रहा है हमारा, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे लॉस हो रहे तो हम छोड़ देंगे। देखो एक ही चीज तो जीतनी है, एक इंटरव्यू क्रैक करना है, हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। और उससे पहले हमें कितने भी रिजेक्शन मिले उससे फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि वो ये नहीं बोलेगा कि आपको कितने रिजेक्शन मिले, वो किसी को नहीं पता है, वो सिर्फ हमें पता है। तो ये बताना ही नहीं है हमें कि हमें कितने रिजेक्शन मिले हैं। हमें बस एक चीज क्रैक करनी है, उससे हमारा सब कुछ बदल जाएगा। तो उस एक चीज को क्रैक करने के लिए काम करो, एफर्ट्स दो। जॉब स्विच करना है तो कोई इशू नहीं है जॉब स्विच करना, बल्कि जॉब स्विच करना इज इजी, अभी इजी है। उनके कंपेरेबल में जो भी 2024 पास आउट हुए, जो भी डायलामा में है कि भाई हम डेटा स्टडी करें या हम गेट में चले जाएं। तो अगर आप 2024 वाले हो तो आप थोड़े से अपने आप को पेनलाइज करो कि आपने अभी तक कितना काम किया है, क्या आपका काम वर्थ इट है कि हम अभी थोड़ा सा वेट करके और जॉब के लिए ट्राई करें। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो आप गेट के लिए ट्राई कर सकते हो, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है, गेट करना भी कोई अच्छी बात है। बस जो भी कर रहे हो उस पे एफर्ट दो। सिर्फ ठीक कहेंगे है, कि चल। हम ये करने वाले हैं तो फिर दिक्कत है। वही है, लोग शो ऑफ या दूसरों को प्रूव करने के लिए करते हैं, एक्चुअली इम्प्रूव करने के लिए नहीं करते। हाँ, वही वो है चीज है। कि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इतना इजी नहीं है। सब लोग फाइट कर रहे हैं, अगर आप बाहर जाके देखेंगे इतनी ज्यादा फाइट हो गई है कि कोई चीज छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो जब कोई सामने वाला नहीं छोड़ रहा है तो हम छोड़ देंगे तो वो हम पीछे रह जाएंगे। आपको भी देना पड़ेगा। 100% एफर्ट तो देने होती है। ठीक है, आई थिंक सनदीप, आई थिंक ऑन दिस नोट लेट्स देन रैप द सेशन, बट देन आई होप जो भी देख रहे हैं उनको बहुत सारा इंसाइट मिला होगा।